हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्वायर जोन पर। जैसा कि कल मैंने आपको बीमारियों से रिलेटेड आपको जो दो बीमारियों के बारे में बताया था। एक आपका था कम्युनिकेबल डिजीज़, एक था आपका नॉन कम्युनिकेबल यानी संक्रामक थी, और एक आपका गैर संक्रामक बीमारियां थी, जिसमें कि मैंने आपको पहला यानी कि गैर संक्रामक बीमारी के बारे में संक्रामक बीमारी के बारे में कल पढ़ाया था, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। ये सब मैंने आपको कल करा दिया था, और आज मैं आपको गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चन आते हैं आपके। तो अब गैर संचारी बीमारी क्या है? गैर संचारी रोग या कहें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जो किसी के माध्यम से ना फैले। ये क्या होता है? ये जिसके पास रहेगा वो उसी को रहेगा, बाकी ये नहीं है कि ये किसी को ये बीमारी किसी के थ्रू फैलेगी। तो इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसमें आपका पहला आ जाता है क्या? डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्या होता है? इसमें क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है हमारे शरीर में। मतलब कहें कि इन डायबिटीज़ इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी कि हमारे रक्त में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, विच इज़ कॉल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। उसी को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। किसमें? डायबिटीज़ में। तो इसको अब हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो मधुमेह क्या है? ऐसी बीमारी है, डायबिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। तो इसमें हमारे शरीर के रक्त में क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इस अवस्था को बोलते हैं हाइपर यहाँ पर होगा हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? एक हार्मोन होता है इंसुलिन। ये किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है? इंसुलिन के द्वारा। कंट्रोल बाय अ हार्मोन विच इज कॉल्ड क्या? इंसुलिन। और इसका सिक्रीशन का होता है, कहाँ पर होगा? जैसा कि आप जानते हैं क्या कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के कहाँ पे? आइसलेट्स या स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ से आपके दो सेल सिक्रीट होते हैं। कौन से? एक अल्फा होता है और एक बीटा। तो अल्फा से आपके क्या होते हैं? ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है, और बीटा सेल से यहाँ पे क्या है? बीटा सेल। बीटा सेल से किसका सिक्रीशन होगा? इंसुलिन नामक हार्मोन का, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, जो आपका अगर डायबिटीज़ की बात करें तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है, एक को बोलेंगे डायबिटीज़, एक को बोलते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस, और एक का नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। एक है आपका डायबिटीज़ मिलाइटस और एक आपका होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डायबिटीज़ इंसिमिलेटस में क्या होगा? इसमें जो ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाएगा। क्या? ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है, और इसी को ही बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपर ग्लाइसीमिया। और वहीं अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात करें तो इसमें क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल जो है वो, मतलब जो ग्लूकोज है वो नॉर्मल लेवल होगा, यानी कि ग्लूकोज के लेवल में कोई कमी या ज़्यादा नहीं होगा। बस इसमें क्या होता है? जो किडनी होती है उसका फिल्टरेशन नहीं करती है। मतलब कहें कि ग्लूकोज नॉट फिल्टर्ड बाय किडनी, तो उसमें क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो ये था आपका, क्या था? पहला है डायबिटीज़ मतलब मधुमेह। इसमें क्या होगा? हमेशा ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो इसमें कभी क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन जो इसमें हार्मोन होता है वो उसका स्रावण कहाँ से होता है? तो उसका सिक्रीशन हमेशा याद करिएगा कहाँ से होगा? बीटा सेल से, ठीक है। और भी किससे? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और कभी कभी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ना देके पैनक्रियाज भी दे देगा, ठीक है। सेकंड है आपका क्या?
अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जैसा कि आप जानते हैं गठिया। गठिया में क्या होता है, इसमें जो हमारे शरीर के जो जोड़ होते हैं वही मोस्टली प्रभावित होते हैं। तो अर्थराइटिस इज एनी इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ जॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्वेलिंग, यानी कि जोड़ों में क्या होगा, दर्द होगा और या तो सूजन आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अर्थराइटिस या फिर गठिया बोलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे क्या है, नॉर्मल जॉइंट है। ये देखिए ये नॉर्मल जॉइंट है और यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा कार्टिलेज है, यहाँ पे कार्टिलेज का क्या होगा, बिगिन ब्रेकिंग डाउन, वहाँ पे थोड़ा सा उसमें स्क्रैच पड़ना यानी ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे जॉइंट प्रभावित होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे हमको हमेशा क्या हो जाएगा, जोड़ों में दर्द रहता है। नेक्स्ट है गाउट। गाउट भी क्या है, ये भी एक प्रकार गठिया का ही प्रकार है। गाउट भी क्या होता है, एक तरह का गठिया ही है। इसमें क्या होगा, गाउट रिजल्ट फ्रॉम अक्यूमुलेशन ऑफ, किसके अक्यूमुलेशन से, यानी कि किसको इकट्ठा होने से, यूरिक एसिड क्रिस्टल का, किसमें, साइनोवियल जॉइंट में, यानी कि जो हमारे जॉइंट हैं वहाँ पर क्या, किसका अक्यूमुलेशन होगा, यूरिक एसिड का, तो ये उसे बोलते हैं गाउट। और मोस्टली जो पर्सन होते हैं, मतलब लगभग कई लोगों में गाउट जो होता है, उनके सबसे प्राथमिक अगर लक्षण बोले तो उनके पैर के अंगूठे में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि फर्स्ट स्टेज की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, जो अंगूठा है पैर का वो क्या हो जाएगा, स्वेल करेगा, किसके कारण, यूरिक एसिड क्रिस्टल के अक्यूमुलेशन के कारण, और स्वेल करेगा और देख रहे होंगे यहाँ पर रेडिश टाइप के दिखने लगते हैं। तो ये भी पैर के अंगूठे भी हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार के जॉइंट ही हैं। तो यहाँ पर अगर होगा तो बोलते हैं क्या, गाउट। और ऐसा नहीं है कि गाउट सिर्फ पैर के अंगूठे में ही अफेक्ट करता है, ये बाकी शरीर के भी पार्ट में, यानी कि अन्य शरीर, जो भी शरीर के पार्ट हैं, जितने भी जॉइंट हैं, वहाँ पर भी गाउट का इफेक्ट होता है। अगला है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसको क्या बोलेंगे, हृदय रोग। ठीक है, क्या होगा, हृदय रोग। तो हृदय से संबंधित आपने बहुत सारी बीमारियां सुनी होंगी, जैसे सबसे मोस्टली इसमें क्या सुने होंगे, जैसे आप लोग हार्ट अटैक सुनते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आर रिफर्स टू अ नंबर ऑफ डिजीज एसोसिएटेड, क्योंकि हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, किससे रिलेटेड होंगे, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से उनका एसोसिएशन होगा। तो हृदय रोग कई प्रकार की बीमारियों को संदर्भित करता है जो हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती हैं, क्योंकि क्या होगा, हृदय हमारे रक्त वाहिकाओं को और किसको, हृदय को और रक्त वाहिकाओं दोनों को प्रभावित करते हैं। अब अगला है कैंसर। कैंसर आप जानते होंगे, कैंसर आजकल आम तौर पे मतलब ये सामान्य, एक तरह से कह सकते हैं सामान्य डिजीज़ हो गया है। कई लोगों में सुनने को मिलता है कि इनको कैंसर है, कैंसर है। तो कैंसर क्या है, एक प्रकार का एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल है। यानी कि अगर हम बात करें, जो सेल होते हैं वो लगातार मतलब बिना रुके हुए वो हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं, उसी को बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर के एबनॉर्मल और अनकंट्रोल डिवीज़न के कारण क्या होता है, एक मास ऑफ सेल बन जाता है, मास ऑफ सेल बन जाता है, और इसी मास ऑफ सेल को नाम देते हैं क्या, ट्यूमर। ट्यूमर। और ये जो ट्यूमर होते हैं ये मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, जैसे देखिए, एक होता है आपका, एक ट्यूमर होता है बिनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। क्या होता है, मैलिग्नेंट, और एक होता है बिनाइन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये जो होते हैं लोकलाइज्ड होते हैं, क्या होते हैं, लोकलाइज्ड, और ये होते हैं नो लोकलाइज्ड। मतलब इनकी बात करें, अगर इनका जो डिवीज़न हो रहा है उनका स्थान निश्चित होता है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में इनका डिवीज़न होगा। सेल जो होंगे लगातार क्या होंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तो वो एक स्थिर एरिया, एक निश्चित एरिया होता है, लेकिन इनका लोकलाइज नहीं होता है, यानी इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। फिर है दूसरा है नॉट परफॉर्म मेटास्टैटिस, और ये क्या करेंगे, परफॉर्म मेटास्टैसिस। ठीक है, या METASTASIS। ठीक है, मेटास्टैटिस। तो मेटास्टैटिस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए
ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये क्या नहीं परफॉर्म करते हैं, तो इसमें जब सेल डिवाइड होगा तो किसी भी मान लीजिए हमारे शरीर के पार्ट में कहीं भी अगर ट्यूमर हो गया है तो पर्टिकुलर एक ही एरिया पे पड़े रहेंगे, ये पूरे शरीर में इनका प्रभाव नहीं होगा, यानी कि पूरे शरीर के पार्ट में नहीं फैलते हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये क्या करेंगे, पूरे शरीर में डिवाइड करते करते पूरे ओवरऑल ब्लड हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, यानी कि पूरा अनकंट्रोल होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये परफॉर्म करते हैं, और जो मिनाइंस होते हैं वो नहीं परफॉर्म करते हैं। क्या, सेल डिवीज़न, यानी कि अनकंट्रोल सेल डिवीज़न। सेल का डिवीज़न होगा लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में इसमें होगा, लेकिन ये पूरे शरीर के पार्ट में धीरे धीरे फैल जाते हैं। तो ये डिफरेंस था दोनों में, और ये क्या थे, टाइप्स ऑफ ट्यूमर। अब आते हैं, अभी तो मैंने पढ़ा ये आपके जो थे इसके पहले क्या थे, आपके जैसे गैर संचारी रोग थे। अब दूसरी बात करें, अब आपका था एक बचा हुआ क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, यानी आनुवांशिक बीमारी। तो अब इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर में इनको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका मेंडेलियन और एक है आपका क्रोमोसोमल, ठीक है। क्या है, एक मेंडेलियन है और एक है क्रोमोसोमल। तो जो मेंडेलियन है, मेंडेलियन का मतलब होगा कि इसमें किसके कारण, यानी जीन परिवर्तन, अगर जीन परिवर्तन के कारण जो डिसऑर्डर होंगे, किसके कारण, जीन परिवर्तन के कारण जो डिसऑर्डर होंगे उनको बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। और अगर क्रोमोसोम नंबर, किसके कारण, क्रोमोसोम नंबर परिवर्तन के कारण, यानी क्रोमोसोम संख्या में बदलाव के कारण या चेंज के कारण जो डिसऑर्डर होंगे उनको बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ओके। तो जो मेंडेलियन की बात करें तो मेंडेलियन में मेरा पहला आता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या आएगा, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, जैसा कि आपने सुना होगा, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, जो व्यक्ति को क्या होता है, लाल और हरे, ठीक है, लाल और हरे रंग में क्या होगा, उनको परिवर्तन नहीं पता चलता है, यानी इन दोनों में वो क्या होता है, विभेद नहीं कर पाते हैं। अगर इनको याद करने का ट्रिक कह दे, जैसे आप लोग सुने, अगर कलर को हिंदी में लिख दें तो क्या लिखते हैं, रंग, मतलब उसको इंग्लिश में ही करिएगा, लेकिन हिंदी में बोलते क्या है, रंग बोलते हैं। तो रंग, R फॉर रेड, रेड मतलब लाल, और G फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, क्योंकि अभी देखिए मैं ही कंफ्यूज हो जा रही थी, ब्लू बोल दे रही थी। तो क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस में किसका किसका डिफरेंस नहीं होता है। अगर जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हैं, किससे, कलर ब्लाइंडनेस से, तो उसको लाल और हरे में, उसमें दोनों कलर में कोई अंतर नहीं पता चलता है। फिर आता है, अगर बात करें, फिर सेकंड डिजीज़ क्या है, हीमोफीलिया, ठीक है। तो हीमोफीलिया में क्या होगा कि अगर व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर नॉर्मल व्यक्ति है, अगर उसको कहीं पे कट हो गया, मतलब कहीं पे चोट लग गई, तो जो ब्लीडिंग होता है तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो रुक जाएगा, रक्त का थक्का बन जाता है। लेकिन हीमोफीलिया अगर उसको हो गया है तो वो कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, रक्त का थक्का बनना स्टॉप हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया। और नेक्स्ट डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को ही बोलते हैं दात्र रक्त कोशिका, ठीक है। अब ये जो दात्र रक्त कोशिकाएं हैं सिकल सेल एनीमिया में, इसमें क्या होगा, आप जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, हंसिया आकार, हंसिए के आकार का इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया की बात करें कि ये किसके वजह से होता है, यानी कि दात रक्त कोशिका किसके वजह से होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन होगा,
सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अगर बात करें सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है, तो किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, ग्लूटामिक एसिड का। और किसके द्वारा, अगर पूछ लिया कि इसका जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, तो बाई वैलिन बोलिए या वेलाइन। लेकिन ये कहाँ पे होगा, ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो किस जगह पे होगा, तो हीमोग्लोबिन के 6 पोजीशन पर। तो हीमोग्लोबिन के किस पोजीशन पे, 6 पोजीशन पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड का। किसके द्वारा, वेलाइन के द्वारा। तो उसमें जो हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हंसिए के आकार का उसका देखने को मिलता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रक्त है वो क्या है, हंसिए आकार का उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था सिकल सेल एनीमिया। अब बात करते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, किसकी बात करते हैं, फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होगा, जैसे मान लीजिए जो अगर व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति होता है, तो उसमें क्या होगा, अगर हेल्दी पर्सन की बात करें, अगर फिनाइलकीटोन्यूरिया किस में होगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, नॉर्मल अगर व्यक्ति की बात करें, अगर जिसको फिनाइलकीटोन्यूरिया ना हुआ हो, तो हेल्दी पर्सन जो होता है उसमें क्या होगा, ये जो फिनाइल होता है, फिनाइल नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो फिनाइल है एक फिनाइल एलेनिन वो चेंज हो जाता है किसमें, टायरोसिन में। नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसमें क्या होगा, जो फिनाइल एलेनिन है वो किस में चेंज हो जाएगा, टायरोसिन में। और ये जो फिनाइल एलेनिन है वो जो टायरोसिन में चेंज हो रहा है वो एक एंजाइम के वजह से हो रहा है, एक एंजाइम के कारण होता है। ठीक है, अब ये जो जिस एंजाइम के कारण ये जो फिनाइल एलेनिन है वो चेंज हो रहा है टायरोसिन में, तो अगर व्यक्ति को फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया है तो वो उसी एंजाइम की कमी हो जाती है, यानी कि उसमें ये एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। कौन सा एंजाइम, और एंजाइम कौन से, उस एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, उस एंजाइम का क्या है, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। शॉर्टकट में इसी को लिखते हैं PAH। ठीक है, तो उस एंजाइम का क्या है नाम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और यही एंजाइम क्या होगा इस व्यक्ति में जिसको फिनाइलकीटोन्यूरिया हो जाता है, यही एंजाइम वहाँ पे क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। और उसके वजह से तो ये फिनाइल जो एलानिन है जो टायरोसिन में जो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में ना कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में। ठीक है, यानी कि अगर बात करें नॉर्मली फिनाइलकीटोन्यूरिया में, तो अगर हेल्दी पर्सन है तो उसमें क्या होगा, ये जो फिनाइल एलानिन है किस में कन्वर्ट होना चाहिए, टायरोसिन में, तो एक एंजाइम के प्रेजेंस में। और उस एंजाइम का क्या नाम है, PAH यानी फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन अगर व्यक्ति को फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया है तो यहाँ पे इसी एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी ये एंजाइम खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो फिनाइल एलानिन है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो कहेंगे उसको क्या हो गया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। अगला डिजीज है थैलेसीमिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, थैलेसीमिया में बस कुछ नहीं होता है ज़्यादा, बस हीमोग्लोबिन के जो चैन होते हैं वो उसकी कमी हो जाएगी। तो इसमें भी 2 टाइप्स के होंगे। अगर अल्फा चैन की कमी है तो क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे।
अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चैन की कमी है तो उसे क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो ये थे आपके क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात आप समझ गए होंगे सारे कि किसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हीमोफीलिया में। एक बार फिर से रिवाइज करें, इसमें क्या होगा, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है व्यक्ति। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति में क्या होगा, रक्त का थक्का बनना स्टॉप हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, इसमें व्यक्ति का जो रक्त होता है वो हंसिया के आकार का हो जाता है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होगा, इसमें अभी आपको मैंने बताया कि इसमें जो पायरुविक एलानिन है वो किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, नॉर्मली टायरोसिन में, लेकिन उसमें ना कन्वर्ट होके वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। थैलेसीमिया में बस हीमोग्लोबिन के चैन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अभी मैंने बताया क्या कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होगा कि अगर क्रोमोसोम के संख्या में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, क्रोमोसोम संख्या के में उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाए। तो उसमें पहला है क्या, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, डाउन सिंड्रोम में जैसे नॉर्मली ये होता है क्या, इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, 21 जो क्रोमोसोम नंबर है उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी। ऐसे नॉर्मली आप देखते होंगे कि क्या होते हैं 23 जोड़े, जैसे मान लीजिए गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़े हैं लेकिन 2 पेयर ही पाए जाते हैं ना, लेकिन इसमें 21 वाले क्रोमोसोम नंबर की क्या ट्राइसोमी होती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रिपल, 3 जोड़े के क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलते हैं किसमें, डाउन सिंड्रोम में, यानी कि इसकी ट्रिपल कॉपी हो जाती है। और फिर बात करते हैं लाइन फिल्टर की। नेक्स्ट डिजीज की बात करें, क्या है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, ये किसमें देखने को मिलता है, ये मोस्टली देखने को मिलता है मेल में। किसमें देखने को मिलता है, मेल में। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये कंडीशन देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम की संख्या की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। नॉर्मली अगर नॉर्मल पर्सन है, मेल है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, XY देखने को मिलता है। लेकिन अगर उसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, XXY क्रोमोसोम नंबर। फिर वही बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो फीमेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, फीमेल से। तो नॉर्मली आपको पता होगा, अगर फीमेल के गुणसूत्र की बात करें तो क्या होता है, XX होते हैं, क्रोमोसोम XX होते हैं, लेकिन यहाँ पे XX ना होके क्या हो जाता है, XO। क्या हो जाएगा, एक X यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइन फिल्टर में क्या होगा कि जो मेल का जो लक्षण होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे उसकी कमी हो जाती है, और यहाँ पे फीमेल के जो लक्षण होते हैं मोस्टली इसकी कमी हो जाती है। तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है मेल में और टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है फीमेल में। तो ये थे आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको एक बार आप लोग अच्छे से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा और पूरा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, बिना MCQ के कोई भी आप पढ़ लिए तो कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस किए बिना आप का कोई भी चीज़ आपको लगता है, पढ़ने से लगेगा कि आपको सब कुछ मतलब हर चीज़ आ रही है, सारी चीज़ें आपकी तैयार हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि हम कहाँ पे हमको दिक्कतें आ रही हैं। तो इसीलिए इससे रिलेटेड मैं कुछ MCQ भी करा दे रही हूँ, आप देख लीजिए। अभी जो पिछला वीडियो था कम्युनिकेबल डिजीज से और प्लस नॉन कम्युनिकेबल और किससे, जेनेटिक डिसऑर्डर से, तीनों से मिलाकर यहाँ पे कुछ डिजीज़ हैं, उनसे MCQ हैं, तो उनसे MCQ कुछ करा दे रहे हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है। ठीक है, मलेरिया याद आ रहा है आप लोग को, वेक्टर। तो वेक्टर क्या था, मॉस्किटो था, लेकिन पूछ रहा है किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, किसके कारण हो रहा है, प्रोटोजोआ के कारण। और उस प्रोटोजोआ का नाम भी मैंने बताया था, क्या नाम था, प्लाज्मोडियम। क्या था, प्लाज्मोडियम था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है,
डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलते हैं? तो डेंगू जो बुखार होते हैं वो किस मच्छर के काटने से फैलते हैं? तो एडीज मच्छर के काटने से फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीबी किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो अभी आपको मैंने बताया था उसमें क्या होता है, टीबी में व्यक्ति को आप देखते होंगे खांसी आता है, और मैंने टीबी से रिलेटेड आपको एक क्या था, एक नियंत्रण करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, डॉट्स मतलब मेडिसिन दिया गया था, ड्रग्स डॉट्स, और एक मैंने क्या बताया था, बीसीजी। दोनों का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसमें किसको प्रभावित करता है? सी, फेफड़े को। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो टीबी होता है मोस्टली देखते हैं व्यक्ति क्या होता है, खांसता है, तो उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस अंग को प्रभावित करता है, हमारे फेफड़े को। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग किस वायरस से होता है? तो किस वायरस से होता है? HIV, ठीक है। और HIV का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह मतलब डायबिटीज, शरीर में किसकी मात्रा असंतुलित हो जाती है? तो ऑप्शन है प्रोटीन की, या वसा की, या शर्करा की, या खनिज की। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, शर्करा है शुगर, इसी को ही ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी की मात्रा क्या हो जाती है? असंतुलित हो जाती है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को करता है, रीढ़ की हड्डियों को करता है, फेफड़े को करता है, या पेट को करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डियों को ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, कैंसर मुख्य रूप से किस कारण होता है? अब कैंसर किसके कारण होता है? ये वायरल संक्रमण है, या कोशिकीय अनियंत्रित विभाजन है, या हार्मोनल असंतुलन है, या उच्च रक्तचाप है? तो अभी मैंने बताया था अनकंट्रोल सेल डिवीजन, यानी लगातार इसमें कोशिकाएं क्या होती हैं? विभाजित होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है? हैजा को क्या बोलते हैं? कॉलेरा। किसके कारण होता है? वायरल है, या बैक्टीरिया है, या फंगस है, या प्रोटोजोअन्स है? तो कॉलेरा मैंने क्या बताया था? बैक्टीरिया के कारण होता है, और इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी। नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स का वायरस क्या है? तो अब देखिए, वेरिसेला जोस्टर है, या रेबीज वायरस है, या डेंगू वायरस है, या रोटा वायरस है? तो कौन सा वायरस होता है? ये वेरिसेला वायरस के कारण क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? तो हृदय रोग का मुख्य कारण क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होगी, या कैल्शियम की कमी होगी, या एनीमिया, या लीवर की खराबी? तो इसमें क्या हो जाएगा? हृदय रोग में कोलेस्ट्रॉल क्या होती है? उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा किस प्रकार की बीमारी है? अस्थमा वायरल है, या बैक्टीरियल है, या एलर्जिक है, या आनुवांशिक है? तो क्या है? ये एक तरह का एलर्जिक है, ठीक है। किस टाइप का है? अस्थमा एलर्जिक है, जिसको धूल से क्या होती है? एलर्जी होती है। तो हमारे आज के सेशन यहीं पे स्टॉप होते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।